नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हम लोग पॉलिटी के लेक्चर्स को स्टोरी वाइज समझ रहे थे। आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन में कोचिंगें तो चल नहीं पा रही हैं, तो कुछ ऐसे मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप घर पे भी बैठ कर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं और ये आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा हम लोग की तरफ से योगदान होता है। तो अभी तक की जो कहानी चल रही थी, हम लोग पढ़ रहे थे, वो स्टोरी में पढ़ रहे थे, लेकिन हमें लगा कि कहीं ना कहीं अगर आपको पीपीटी के माध्यम से कुछ कंटेंट अच्छे दिए जाएं तो शायद आपके लिए बेहतर होगा। तो इसी क्रम में आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं पॉलिटी में, और वो है राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बच्चों, एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। हर एक चीज़ को मैं खुद एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो आपको कहीं पे परेशानी नहीं आएगी। तो आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप सारे लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो भारत का जो प्रक्रिया है, जो हम लोग पद्धति अपनाते हैं, भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य होने का मतलब ये है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह निर्वाचित होता है। जो ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति होता है, ब्रिटेन का जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, वह वंश परंपरा पे होता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति जो है वह निर्वाचित होता है। ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको जानने हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम आपको यहाँ से वन बाय वन डिस्कस करते चलते हैं। तो देखिए, पहली लाइन लिखी हुई है कि इंडियन प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट। तो पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि भारत राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है, स्टेट का हेड कौन होता है, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति होते हैं। दूसरा टॉपिक दिया गया है, दूसरा पॉइंट है, वो फर्स्ट सिटीजन होता है, मतलब कि देश का प्रथम नागरिक होता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो उस समय जो भी राष्ट्रपति होंगे वो भारत के प्रथम नागरिक कहलाएंगे, फर्स्ट सिटीजन कहलाएंगे। और एक तरीके से वह एकता एवं अखंडता का सूचक भी होता है कि देश जो है वो किसके नाम पर चलता है, वो राष्ट्रपति के नाम पर चलता है। तो इस तरीके से ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको समझने लायक है। देखिए, पॉइंट्स पीपीटी में और भी हैं, लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी है हम आपसे डिस्कस कर दे रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट पर अगर हम लोग डिस्कस करें तो अगला पॉइंट जो है उसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 52, ध्यान दीजिए, आर्टिकल 52, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद को ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 52 कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका मतलब ये है कि भारत में राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भारत के राष्ट्रपति का पद कैसे खाली नहीं रहेगा। देखिए, पहली बात तो भारत का राष्ट्रपति रहेगा, वो पद को रखेगा, पद के दायित्वों का निर्वहन करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर किसी कारण से राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है, अभी आगे मैं बताऊंगा किन किन कारणों से अनुपस्थित रह सकता है, अगर वो अनुपस्थित रहता है तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जितने भी कार्य होते हैं राष्ट्रपति के, वो उसको करते हैं। और अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो सर्वोच्च न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो चीफ जस्टिस होता है, जिसे आप सीजेआई बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इस समय वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है। तो जो भी चीफ जस्टिस होगा वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। और अगर चीफ जस्टिस भी नहीं होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीजेआई भी नहीं होते हैं, तो वरीयता क्रम से जितने भी अन्य न्यायाधीश होते हैं। आपके लिए एक और प्रश्न है, आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले 31 हुआ करती थी अन्य न्यायाधीश, अभी 30+1, अभी वो बढ़ गई है। तो आप मुझे बताएंगे कितने न्यायाधीश वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 53 मतलब आर्टिकल 53 कहता है कि जो
देश है, जो भी ये कहते हैं भारत है, भारत का राष्ट्रपति है, तो भारत में जितने भी काम होंगे, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होंगे, वो सब राष्ट्रपति के अंडर में होंगे। एक्चुअली इसमें लिखा ये है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार देश में कोई भी काम होगा या तो वो स्वयं राष्ट्रपति अथवा अपने अंतर्गत अधिकारियों के माध्यम से करवाएगा, करे कोई भी, लेकिन वो किसके नाम पर होगा? राष्ट्रपति के नाम पर होगा। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो एग्जीक्यूटिव पावर सब किस में वेस्टेड होती है? वो राष्ट्रपति में होती है, प्रेसिडेंट में होती है। लेकिन जो उसका निर्वहन करता है, जो वास्तविक प्रधान होता है, देखो कार्यकारी प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति है, जो वास्तविक प्रमुख है वो प्रधानमंत्री अपने यहाँ माना जाता है। अभी इस पे डिफरेंसेस हम लोग आगे के लेक्चर में कभी पढ़ेंगे तो जानेंगे। ध्यान रखिएगा, कार्यकारी प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। तो इस तरीके से ये दूसरा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 54, अनुच्छेद 52 आपने समझा, 53 समझा, अनुच्छेद 54 मतलब कि आर्टिकल 54। इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। डायरेक्ट आपसे छोटे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54 में है। और इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो उन्होंने कहा राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है इलेक्टोरल कोलाज के माध्यम से होगा। इलेक्टोरल कोलाज मतलब निर्वाचक मंडल के माध्यम से। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो देखिए नीचे लिखा हुआ है कि जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं, उसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उसमें राज्य की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। हालांकि आज के सिनेरियो में देखा जाए तो एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर, वो भी क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश हो गई है और वहाँ पे भी विधानसभा है। तो दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अगर अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो JNK भी, जम्मू एंड कश्मीर भी पार्टिसिपेट करेगा। लद्दाख नहीं पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि उसमें विधानसभा नहीं है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये जाननी है कि जो लोकसभा होगी उसके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे, जो मनोनीत होंगे वो भाग नहीं लेते। आप सबको पता है कि लोकसभा में 2 व्यक्तियों का मनोनयन और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन, कुल 14 लोग राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में भी निर्वाचित सदस्य ही होंगे, मनोनीत नहीं होंगे। राज्य की विधानसभाओं में भी केवल निर्वाचित सदस्य होंगे। राज्य की जो विधान परिषद है वह राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं देती है क्योंकि सारे राज्यों में राज्य की विधान परिषद नहीं है, मतलब द्वितीय सदन नहीं होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ जितनी भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और इस समय जम्मू एंड कश्मीर, तो केंद्र शासित प्रदेशों की भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इन सबको जब मिक्स कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है, तो इसे कहा जाता है इलेक्टोरल कोलाज या निर्वाचक मंडल। आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आप आराम से पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं आपको अगर लगे ठीक तो। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 54 में कहा गया कि कौन कौन मत देगा, निर्वाचक मंडल कौन होगा। 55 कहता है कैसे इलेक्शन होगा, मैनर क्या है इलेक्शन होने का। तो आप सभी लोग को मैं बताता हूँ कि एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के द्वारा, और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन में डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो जनता सीधे जाती है, मतलब पब्लिक वोट करती है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है जहाँ पब्लिक वोट नहीं करती, पब्लिक के प्रतिनिधि जो होते हैं वो वोट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो वहाँ पे आप स्वयं मतलब जनता वोट करने नहीं जाती है, तो इट इज़ इनडायरेक्ट इलेक्शन। एक बात ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और एक बैलेट के माध्यम से होता है, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय प्रणाली के माध्यम से होता है, ठीक है ना। पोर्टफोलियो रिप्रेजेंटेशन आनुपातिक प्रणाली के माध्यम से, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से होता है। आपको शायद बातें याद हुई होंगी 52, 53, 54 और 55 अनुच्छेद। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन कौन ऐसे होते हैं जो इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो मैंने कहा नॉमिनेटेड मेंबर मतलब जो मनोनीत होते हैं,
चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे वो राज्यों में हो। तो जितने भी मनोनीत मेंबर्स होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। और जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब है राज्य की विधान परिषद, तो राज्य की विधान परिषद के लोग भी वोट नहीं करते हैं राष्ट्रपति। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में, निर्वाचन में निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं है, तो ये 3 होंगे। मतलब जो भी नॉमिनेटेड सदस्य होंगे कहाँ के, लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्य की विधानसभाओं के, वो तीनों भाग नहीं लेंगे। साथ ही साथ जो विधान परिषद के सदस्य होंगे वे भी भाग नहीं लेते हैं। चलिए अगर इसके आगे बात करें तो ये थोड़ा सा डीप में दिया गया है कैसे क्या कहते हैं इलेक्शन होता है, तो इसके लिए बहुत डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं, दी गई हैं। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम समझाया गया है कि कितना वैल्यू ऑफ वोट एमएलए का क्या होता है। आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। आगे भी शायद दिया गया है, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो वैल्यू ऑफ वोट होता है वो कैसे, हाँ ये, तो इसको आप याद कर सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एमएलए का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, जिस राज्य का निकालना हो उस राज्य की जितनी जनसंख्या हो और उस राज्य में जितने भी एमएलए चुने गए हों उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो उसका वोट का वैल्यू होगा। एमपी का वोट का वैल्यू निकालना है तो जितने भी एमएलएज होते हैं उनके वोट देख लीजिए, उसको जितने भी एमपी होंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो एमपी का वोट आ जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए इसके आगे वोटिंग सिस्टम कैसे होता है मैंने आपको बता ही दिया कि एकल संक्रमणीय पद्धति होती है, ठीक है। बहुत डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है व्हिप। व्हिप क्या होता है? व्हिप एक आदेश होता है जो पार्टी इशू करती है अपने सदस्यों को। एक तरीके से मैं कहूँ कि जैसे मान लीजिए बीजेपी है और वह किसी इलेक्शन में भाग ले रही है तो वो अपने सदस्यों को एक आदेश जारी करेगी कि तुम इसे वोट करोगे। तो ये जो क्या कहते हैं एक ऑर्डर होता है मेंबर्स को दिया जाता है पार्टी के माध्यम से, उसे व्हिप कहा जाता है। और ध्यान रखिए कि वो जो क्या कहते हैं व्हिप जो इशू किया जाता है उसके अगेंस्ट अगर कोई मेंबर जाता है तो उसे अवहेलना मानी जाती है, उसे निकाला भी जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि व्हिप का मतलब एक आदेश है जो पार्टी अपने मेंबर्स को देती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन के संबंधित कोई भी मामला, कोई भी विवाद हो जाता है तो आर्टिकल 71 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी, वहाँ पर हाई कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। इसके बाद आप लोग ये मुझे बताएंगे, हालांकि इमेज दी ही गई है, वर्तमान समय में जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, आप उनका नाम जानते ही हैं, ये दिया ही गया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगले टॉपिक पे अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 56 ये टर्म की बात करता है, कितने कार्यकाल कितना होगा राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखिए यहाँ पे बस इतनी बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्शन जब वो चुना जाता है तब से 5 वर्ष नहीं, बल्कि जब वह पद ग्रहण करता है तब से 5 वर्ष, या जिस दिन वह शपथ लेता है उस दिन से 5 वर्ष गिना जाता है। मतलब ये है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन पहले भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जिस दिन से अपने पद को ग्रहण करता है उस दिन से उसके कार्यकाल की गणना चालू होती है और वह कमिंग 5 ईयर्स मतलब 5 साल के लिए होती है, ठीक है। हालांकि वह अपने कार्यकाल के दौरान वो रिज़ाइन कर सकता है, मतलब त्यागपत्र दे सकता है। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके अपने पद को छोड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देता है, उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके दोनों पद छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति रिजिग्नेशन किसको देता है, तो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को देता है। अगला आर्टिकल जो है 57 है और इसमें कहा गया है कि कौन री इलेक्शन कितनी बार हो सकता है। एलिजिबिलिटी मतलब एक कोई भी व्यक्ति, जैसे आपको पता है अमेरिका में एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, अनगिनत बार, मतलब कि भारत में कोई भी व्यक्ति n नंबर ऑफ टाइम राष्ट्रपति बन सकता है। जब तक वो इलेक्शन जीतेगा तब तक वो राष्ट्रपति बन सकता है, कोई लिमिट नहीं रखी गई है। आर्टिकल 57 के अनुसार ये कहा गया है। इसके बाद
अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 58 आता है। आर्टिकल 58 के बारे में दिया गया है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है, मतलब उसकी योग्यता क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो सबसे पहला दिया गया एक सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नागरिक होगा, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता होगा और वो किसी लाभ के पद पर नहीं होगा। और किसी लाभ के पद पर ना होने का मतलब है किसी गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं होगा, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट ऑफिस में होगा तो फिर वह राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई भी मंत्री है, कोई भी मिनिस्ट्री है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक है। चलिए, हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति भले ही योग्यता रखता है लोकसभा की सदस्य बनने की, लेकिन वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। इसके पश्चात वो जो राष्ट्रपति होता है जिसको चुनाव लड़ना है, उसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब जमानत राशि जमा करनी पड़ती है 15,000 रुपये, ठीक है, और वो RBI में जमा होता है। 15,000 रुपये ये कहाँ जमा होता है? RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होता है। और अगर वो कुल डाले गए मतों का 1/6, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/6, मतलब 1/6 मत नहीं प्राप्त कर पाता है तो ये 15,000 रुपये उसके जब्त हो जाते हैं। फिर से क्लियर करिए, जमानत राशि कितने रुपए की? 15,000 की। कहाँ जमा होती है? RBI में। और कितना वोट पाना आवश्यक होता है, नहीं तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी? कुल का 1/6, ठीक है। अब जब राष्ट्रपति का नॉमिनेशन, नामांकन होगा, तो नामांकन के लिए जो प्रतिनिधि, जो व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सेकेंडर्स का मतलब है अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक कहाँ से आएंगे? प्रस्तावक और अनुमोदक उन्हीं निर्वाचक मंडल से आएंगे जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था अनुच्छेद 54 में कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के, उन्हीं में से 50 लोगों का प्रपोजल होना चाहिए और 50 लोग का सेकेंडर्स, मतलब 100 लोगों का सहमति, 100 लोग का समर्थन होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति का नामांकन स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात ये इमेज में आप देख रहे होंगे रामनाथ कोविंद जी को बीजेपी क्या कहते हैं, समर्थन के साथ अपना कैंडिडेट घोषित की थी, जो विजयी हुए। इस समय वर्तमान में ये राष्ट्रपति भी हैं। इसके पश्चात आर्टिकल 59 आता है। आर्टिकल 59 का मतलब है कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कहा गया है कि शर्तें क्या हैं राष्ट्रपति के कहते हैं पद पर बने रहने के लिए, कुछ कुछ शर्तें क्या हैं या कुछ कुछ कंडीशंस क्या हैं। तो पहला कहा गया है कि ये प्रेसिडेंट होगा, शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, हालांकि वह लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखता है। कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रपति जब बनेगा व्यक्ति तो उसे ऑफिशियल रेजिडेंस मिलेगा, मतलब एक निवास स्थान मिलेगा, उसको वेतन और भत्ते कुछ मिलेंगे, ठीक है। जो भी पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित होगा, जो भी ये निर्धारित होगा कि इतनी सुविधाएं मिलेगी, वो सब मिलेगा। फ्री ट्रैवल की सुविधा मिलेगी, तो राष्ट्रपति यदि आप बन जाते हैं तो आपको आने जाने का पैसा, किराया नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। आपके लिए स्टाफ्स होंगे, ठीक है। आपका टेलीफोन फ्री रहेगा, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का आपको झमेला नहीं देखना है, सब सरकार देखेगी। और आपको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन, भारत में राष्ट्रपति भवन मिलता है, वो राष्ट्रपति के लिए स्पेशली होता है, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, तो इस तरह की कुछ सुविधाएं हमारे राष्ट्रपति के लिए, उसके पद के लिए अनुच्छेद 59 में दी गई हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी नहीं है, बस गो थ्रू कर लीजिए, जान लीजिए इनके बारे में। अब इसके पश्चात आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में कहा गया है ओथ और अफर्मेशन, मतलब शपथ। शपथ ग्रहण का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 60 में है, अनुच्छेद 60 में है, ठीक है। एक बात यहीं पे मैं आपको बताता हूँ कि अनुसूची नंबर 3 शपथ के बारे में प्रावधान करती है, लेकिन राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी शपथ का प्रावधान अनुसूची नंबर 3 में नहीं है, मतलब शेड्यूल 3 में नहीं है, वो प्रेसिडेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 60 में, ठीक है। ओथ कैसे, कौन इनको शपथ दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
तो यदि जो चुना जाएगा उनको शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा, अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है तो उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और राष्ट्रपति चुना जाता है तो उन्हें शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट होगा, सबसे सीनियर आयु में जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो जो है क्या कहते हैं उनको शपथ दिला देगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि इनकी जो सैलरी होती है वो पार्लियामेंट क्या कहते हैं डिटरमाइन करती है, निश्चित करती है समय समय पर सैलरी एंड अदर अलाउंस। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इनके कार्यकाल के दौरान ना इनका कभी भी कोई सैलरी और वेतन भत्ते घटाए नहीं जा सकते हैं किसी भी दशा में। बढ़ाए तो जा सकते हैं अगर संसद को ठीक लगे, लेकिन घटाए नहीं जाएंगे। मैंने ये बात आपको बता ही दी थी कि प्रेसिडेंट किसको रिज़ाइन करता है, वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट किसको करता है, प्रेसिडेंट को। चलिए आज के लेक्चर में आर्टिकल 60 तक रखते हैं। कल मैं आपको इसी के आगे का वीडियो बना के दे दूंगा। अभी चीज़ें बची हुई हैं, अभी अनुच्छेद 61 बचा हुआ है जिसमें हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया और उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर इससे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिली, आपको अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं इस सेशन को चालू कर सकूं। और अगर आपके कमेंट्स नहीं आते हैं तो मैं मानूंगा कि बेहतर नहीं है, आपको ठीक नहीं लगा, तो हम इसे डिसकंटिन्यू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। विल सी यू अगेन।